कार कंपटीशन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मिशन बीएड 2021 के लिए इस एपिसोड में हम आपके लिए हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं और ऐसा मेरा मानना है कि यह जो हमारे 39 प्रश्न हैं, 39 प्रश्न हैं, इन 39 प्रश्नों में आपको 36 प्रश्न सही करने चाहिए कम से कम। इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप का जो लक्ष्य है वह सरकारी विद्यालय पाने का लक्ष्य है, आप उसके प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, तो मेरा विश्वास है कि आपको कम से कम हिंदी में 36 प्लस प्रश्न सही करने चाहिए। आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में यह जो प्रश्न है देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? यह जो रामचरितमानस है और रामचरितमानस से पूछा जाने वाला प्रश्न बहुत ही फेमस है, कई बार बीएड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? पहला विकल्प है ब्रजभाषा, दूसरा विकल्प है भोजपुरी, तीसरा विकल्प है अवधी और चौथा विकल्प मागधी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अवधी। तो रामचरितमानस जो है तुलसी जी द्वारा रचित ग्रंथ है, बहुत फेमस है और यह जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है, अर्थात खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? पहला विकल्प है मगही, दूसरा विकल्प है कौरवी और तीसरा विकल्प है हिंदुस्तानी और चौथा विकल्प है बघेली। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कौरवी, अर्थात हिंदी की जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वह है कौरवी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? आपके सामने विकल्प है। पहला विकल्प है शारदा लिपि, दूसरा विकल्प है खरोष्ठी लिपि, तीसरा विकल्प है कुटिल लिपि और चौथा विकल्प है ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वह जिस लिपि से हुआ है उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। तो इस प्रकार से जो आपको चौथा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पहला विकल्प है पंजाबी, दूसरा विकल्प है बांग्ला, तीसरा है उर्दू और चौथा है हिंदी। तो देवनागरी लिपि जिस भाषा की लिपि है उसका नाम है हिंदी। तो हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए यह चौथा जो ऑप्शन है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, संयुक्ताक्षर जो छ होता है, छतरी वाला छ वर्ण किसके योग से बना है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन न होने पाए। पहला विकल्प है आधा क प्लस खटकोण वाला स, दूसरा विकल्प है आधा क प्लस च, तीसरा विकल्प है आधा क प्लस छाता वाला छ और चौथा विकल्प है आधा क प्लस छतरी वाला छ। तो यह जो छतरी वाला छ है यह संयुक्ताक्षर है, अर्थात यह दो वर्णों के योग से बना हुआ है। तो इसमें जो वर्ण जुड़े हुए हैं वह है आधा क प्लस खटकोण वाला स। तो आपका जो पहला विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, बीएड की परीक्षाओं में या किसी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन इनको हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, क्योंकि जब लास्ट में नहीं लगाता है तो हम जल्दबाजी में कभी कभी इन चीज़ों को केयर नहीं करते हैं और हम गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा आपको ध्यान देना है, अगर कोई प्रश्न आप जल्दबाजी में कर रहे हो तो आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही अपना उत्तर टिक करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत है? आपके सामने पहला विकल्प है त,
दूसरा विकल्प है न, तीसरा विकल्प है द और चौथा विकल्प है ट। तो फिर से देखिए, दंत नहीं है, ठीक है, इसे ध्यान देना, दंत नहीं है। तो देखिए जो पहला वर्ण होता है, पहला वर्ग का वर्ण होता है, मतलब क ख ग घ ङ, ए कंठ होते हैं। दूसरा है च छ ज झ ञ, ए ताल होते हैं। और उसके बाद च छ ज ञ के बाद ट ठ ड ढ ड़, ए मूर्धा होते हैं। उसके बाद जो त थ द ध न होता है वो क्या होते हैं, दंत होते हैं। तो त थ द ध न, तो देखिए जो पहला विकल्प है, दूसरा है, तीसरा है, ये सभी दंत हैं, लेकिन जो ट है यह दंत नहीं है। इस वजह से आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, पहला विकल्प दिया गया है ओष्ठ, दूसरा कंठ, तीसरा नासिक, चौथा तालु। तो एक इसका ट्रिक है, आप इसको अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आपको आसानी से कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। KTMDO, के फॉर कंठ, टी फॉर ताल, KTMD, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो कखा गघा आपको सबको आता ही है। जो पहली लाइन है उसके सामने के रखिए, कंठ हो जाएगा। फिर दूसरी जो लाइन है च छ ज झ ञ, टी रखिए, ताल हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी लाइन है च छ ज झ ञ के बाद ट ठ ड ढ ड़, यहाँ पे KTM, यम रखिए, मूर्धा, सब मूर्धा हो जाएंगे। उसके बाद आपका ट ठ ड ढ ड़ के बाद त थ द ध न, वहाँ पे डी रख दीजिए, KTMD, ट ठ ड ढ ड़, क्या हो जाएगा, ये सब दंत हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका KTMDO, तो ओ फॉर ओष्ठ, तो यह जो प फ ब भ म वाली लाइन है ये सभी ओष्ठ हो जाएंगे। तो देखिए क्या कहा, प्रश्न क्या कह रहा था, क उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो क उच्चारण की दृष्टि से क्या है, कंठ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, प ट द थ। तो देखिए यह जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला में जब आप वर्णों को देखेंगे तो जब आप इनको पूरा व्यवस्थित कर लेंगे तो जो पहले वर्ण, अपने वर्ग के जो पहले वर्ण होते हैं, जैसे क ख, उसके बाद च छ, तो जो पहले दो वर्ण होते हैं वे अघोष होते हैं। बाकी जो तीन वर्ण होते हैं जैसे ग घ अंग, च छ को जो छोड़ दीजिए, च छ छोड़ दीजिए, तो ज झ ञ, इस मतलब कि स्टार्टिंग के दो जो होते हैं अघोष होते हैं, बाद वाले तीन घोष होते हैं, या उसी को सघोष भी कहते हैं। चाहे उनको आप घोष कहिए चाहे सघोष कहिए। तब देखिए आप प को देखिए, प कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, बाद में आएगा। तो प फ ब भ, प जो है यह अघोष है। फिर देखिए ट को देखिए, ट ठ, तो ट जो है सबसे पहले आ जाएगा, ये भी क्या होगा, अघोष हो जाएगा। द को देखिए, त थ द, तो मैंने आपसे कहा था अघोष स्टार्टिंग के दो होते हैं, उसके बाद जो तीन आएंगे वे घोष या सघोष होते हैं। तो द देखिए, त थ द जो है तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो द जो है यह घोष वर्ण है। और थ को अगर देखेंगे तो त थ, तो स्टार्टिंग के दो में आ गया है। इस वजह से ये मान लीजिए जो याद करने का तरीका है, तो ये सभी घोष में ये सभी अघोष में आ रहे हैं। प ट थ ये अघोष में आ रहे हैं, द जो है घोष या उसी को सघोष भी कहते हैं, तो सघोष में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 13 के लिए दिया गया है कि आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी में जो भी शब्द दिए गए हैं एक बार देख लीजिए, शीर्षक, ऋशीर्षक, शीर्षक और शीर्षक। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको भी पता है, तीसरा विकल्प जो है सही है, शीर्षक। अगला प्रश्न जो है 10वां जो है, मंत्रिमंडल, 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 मंत्रिमंडल। तो आप देखिए प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी समानता होगी, लेकिन आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा
कि मंत्रिमंडल कैसे लिखना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका मंत्रिमंडल, जो दूसरा विकल्प है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 में अतिथि, जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं, आप उनको कैसे लिखोगे। तो अतिथि, 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 आतिथि। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा अतिथि। तो दूसरा विकल्प जो है, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 में रपूति, पूर्ति, पूर्ति और पूर्ति। तो आपको इसमें भी पता है जो तीसरा ऑप्शन है पूर्ति, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 चलते हैं। निरस्ता, निरसता, निरिस्ता, निरस्ता। तो देखिए इसका जो सही विकल्प है वर्तनी की दृष्टि से वो चौथा है नीरसता। नीरसता जो है यह क्या है, शुद्ध है, सही है। प्रश्न संख्या 14 करा है महाधन आत्मा से शब्द बनेगा। तो महाधन आत्मा दोनों का जब संधि करेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, महात्मा। तो इस प्रकार से जो आपका दूसरा विकल्प है वो क्या है, सही है, महात्मा। अगला देखिए, रमा धन ईश बराबर रमेश, इसमें कौन सी संधि है। तो आपको पता होगा ए ओ अर बराबर गुण संधि। ऐसे शब्द जिसमें ए की मात्रा हो, ऐसे शब्द जिसमें ओ की मात्रा हो, ऐसे शब्द जिसमें अर लगा हो, वे कौन से संधि होते हैं, ए ओ अर बराबर गुण संधि। तो रमेश में कौन संधि होगी, गुण संधि। इस प्रकार से आपका जो तीसरा विकल्प है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। आपके सामने विकल्प है उच्च धन आरण, उच्चा धन रण, उच्चार धन ड़, उत धन चारण। तो उच्चारण जो है यह व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल है। इसका जो सही विकल्प होगा वह है उत धन चारण बराबर उच्चारण। तो त संबंधी नियम है। तो देखिए आपका चौथा विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है रसोई घर में कौन सा समास है। तो जिसमें कारक विभक्ति का लोप हो जाता है वह तत्पुरुष समास होता है। रसोई घर का मतलब रसोई के लिए घर। तो इसमें कर्ता ने कर्म को करण से जो भी कारक चिन्ह होते हैं, इन कारक चिन्हों का लोप हुआ रहता है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है तत्पुरुष। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाता है, रसोई घर में तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का लोप हो गया है। रसोई का घर या रसोई के लिए घर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास है। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास और चौथा विकल्प है द्विगु समास। तो ऐसे सामासिक पद जिसमें किसी रंग की बात की गई हो, कलर की बात की गई हो, वह कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। तो नील गाय, नील गाय में आप देखिए नील जो है रंग है, लाल, पीला, हरा, काला, गुलाबी। अगर इस प्रकार से आपको रंग की बात की जा रही है तो कुछ सावधानियों के साथ आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा समास होगा, वो कर्मधारय समास होगा, चूँकि इसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है। अब देखिए जो अगला एग्जाम्पल है यह जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके लिए जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर करेगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है पीताम्बर। पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे। आपके सामने विकल्प है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो देखिए इसमें भी पीत है अंबर जिसका, अर्थात जिसका जो वस्त्र है क्या है, पीला है, अर्थात विष्णु। तो अगर कलर की बात हो रही हो लेकिन यह जो शब्द हैं किसी तीसरे अर्थ को इंडिकेट कर रहे हों तब वहाँ पर आपका बहुब्रीहि हो जाता है। अगर जैसे नील गाय की बात कर रहे हैं तो नील गाय से हमें कोई दूसरा अर्थ नहीं मिल रहा है, जैसे लाल मणि, नीलमणि। तो अगर इस प्रकार से कलर की बात हो रही है
और कलर की बात के साथ कोई तीसरा अर्थ नहीं मिल रहा है तो बेहिचक आप उसको कर्मधारय बताइए। अगर कलर के साथ कोई तीसरा अर्थ भी मिल रहा है तो वह आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 19वां प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बहुब्रीहि। और जो 18वां था उसमें क्या होगा, कर्मधारय। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है या आपसे पूछा जा रहा है कि जो कारक चिन्ह है पर, इसकी वजह से या चारपाई पर चादर बिछा दी जिसमें जो पर आया है इसमें कौन सा कारक है। तो जैसे आप मान लीजिए जानते होंगे, अपादान, अधिकरण, संप्रदान, संबंध। तो यह जो पर है यह किसके साथ यूज होता है या किसका सिंबल है, तो यह अधिकरण का सिंबल है, अधिकरण में पर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अर्थात ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण। तो चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, इस वाक्य में जो पर आया है वह अधिकरण का सूचक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है, खुल जा भाई। हाँ, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 देखिए क्या कर रहा है, वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है। तो वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पहला विकल्प है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है अपादान कारक। तो वह घर से बाहर गया, तो घर अपने स्थान पर जहाँ पर था वहीं पर रह जाएगा। हम घर से बाहर हो जाएंगे, हम मान लीजिए कहीं गए, बाजार गए, दिल्ली गए, बम्बई गए, कहीं पर गए, तो हम घर से अलग हो जाएंगे और अलग होने के संबंध में जो होता है वह होता है अपादान कारक। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा अपादान। तो वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान कारक है। यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 22, अग्नि का पर्यायवाची है। पहला विकल्प है सोम, दूसरा हुतासन, तीसरा अच्छ, चौथा आलय। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में हुतासन जो है वह अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार से जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो जलज, पीयूष, जलधि, जलद। तो पंकज, तोयज, अंबुज, वारिज, इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका जलज। जलज जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं। अगला है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन है बाजीगर, राजराज, मधुआ, विनायक। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वह है मधुआ। तो इस प्रकार जो तीसरा विकल्प है आपका वो सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 25, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन विकल्प है, पहला है नग, दूसरा है निकेतन, तीसरा है इला और चौथा है बिहार। तो घर का पर्यायवाची शब्द जो है वह है निकेतन। क्या होगा, निकेतन। तो इस प्रकार जो दूसरा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26, हरिण का पर्यायवाची शब्द है। हरिण का पर्यायवाची शब्द है, पहला विकल्प है बिहग, दूसरा है खग, तीसरा है हंस और चौथा है मृग। तो हरिण यह जो पर्यायवाची शब्द है यह मृग का पर्यायवाची शब्द है, यह मृग जो है हरिण का पर्यायवाची शब्द है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, उपकार का विलोम है। पहला विकल्प है प्रतिकार, दूसरा विकल्प है परोपकार, तीसरा है अपकार और चौथा है अनुपकार। तो उपकार का जो विलोम शब्द है वह है अपकार। तो आपका तीसरा विकल्प जो है वो आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28,
आगत का विलोम है अनागत, विगत, स्वागत, विरत। तो आगत का जो सही विलोम है, जो अपोजिट है, वह है अनागत। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 सापेक्ष का विलोम है। पहला विकल्प है आपेक्ष, दूसरा है निरपेक्ष, तीसरा है असापेक्ष और चौथा है कुसापेक्ष। तो सापेक्ष का जो विलोम शब्द है, जो अपोजिट है, वह है निरपेक्ष। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प जो होगा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 स्मरण का विलोम है। पहला विकल्प है भूलना, दूसरा है अस्मरण, तीसरा है विस्मरण और चौथा है सुस्मरण। तो स्मरण का जो विलोम शब्द है वो आपका विस्मरण, स्मरण का विस्मरण। तो इस प्रकार जो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है अथ का विलोम है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो अथ का जो विलोम शब्द है वह है इति। अथ का मतलब होता है शुरू होना और इति का अर्थ होता है समाप्त होना। तो इसमें जो चौथा विकल्प है आपका वो सही हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द है इति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32। तो देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। पहला प्रश्न है 32 मतलब 32वां प्रश्न है, जिसमें संदेह न हो को कहते हैं संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। तो जिसमें कोई संदेह न हो उसके लिए एक शब्द होता है असंदिग्ध, मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई डाउट न हो, असंदिग्ध। अगला है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं। तो पहला विकल्प है चोर, दूसरा है अपराधी, तीसरा अभियुक्त और चौथा है प्रतिवादी। तो जिस पर मुकदमा चल रहा है, जिस पे कोई सजा या कोई भी किसी प्रकार का जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो उसको हम कहते हैं अभियुक्त, मतलब जिसके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है तो उसके लिए एक शब्द होता है अभियुक्त। इस प्रकार से आपका तीसरा विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो आँखों के सामने हो उसे कहते हैं। तो जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, विलुप्त। तो जो आँखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 जंगल में लगी आग को कहते हैं। पहला विकल्प है बड़वा नल, दूसरा है दावा नल, तीसरा है बिरहाग्नि और चौथा है जठराग्नि। तो जंगल में लगी आग को जो कहा जाता है वह है जंगल में मंगल। तो ये है दंगल। दावा नल जो है यह इसका सही उत्तर होगा। जंगल में लगी आग को दावा नल कहते हैं, जंगल में दंगल। चलिए। प्रश्न संख्या 36 जो कानून के विरुद्ध उसे कहते हैं। पहला विकल्प है अनियमित, दूसरा है अतिरिक्त, तीसरा है असंभव, चौथा अवैध। तो जो कानून के विरुद्ध हो उससे कहते हैं अवैध, जो गैर वैधानिक हो उसे अवैध कहते हैं, जो कानून के विरुद्ध उसे अवैध कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है? तो देखिए आपको वाक्य दिया गया है और रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आपको इन्हें पहचानने की आवश्यकता है कि यह जो वाक्य हैं किस प्रकार के वाक्य हैं। पहला विकल्प है मिश्र अर्थात मिश्र वाक्य, दूसरा है संयुक्त अर्थात संयुक्त वाक्य, तीसरा है सरल अर्थात सरल वाक्य और चौथा है कठिन। तो ये कठिन का कोई मतलब नहीं है, आपको इन्हीं में से पहचानना है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो देखिए जो वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिसमें दो दो वाक्य जुड़े हों वे संयुक्त हो सकते हैं या मिश्र हो सकते हैं, मतलब ज़्यादातर इन्हीं लोगों का चांस रहता है।
क्योंकि जो सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य में एक कर्ता होता है, एक विधेय होता है। मतलब यह जो वाक्य होता है यह एक ही सेंटेंस मोटी मोटा होता है। लेकिन जब दो दो सेंटेंस जुड़े होते हैं तो वह या तो मिश्र होता है या तो संयुक्त होता है। तो दोनों में एक वाक्य को हमें बहुत अच्छे से पहचानना आना चाहिए। तो देखिए, जो संयुक्त वाक्य होता है उसके लिए कुछ कंजक्शन है, उन कंजक्शन को हम याद करेंगे या याद करके रखेंगे तो ऐसे वाक्यों को पहचानना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए, और एवं तथा, पर परंतु किंतु, अतः इसलिए, या वरना। और एवं तथा, पर परंतु किंतु, अतः इसलिए, या वरना। अगर ऐसे कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। एक बार फिर सुने, और एवं तथा, पर परंतु किंतु, अतः इसलिए, या वरना। अगर ऐसे सेंटेंस मतलब ऐसे कंजक्शन वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं तो वह वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। अब देखिए, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। तो देखिए, मैंने जो कंजक्शन आपको बताया, क्या उसमें कोई दिख रहा है? यस। और एवं तथा, पर परंतु किंतु, अतः इसलिए, या वरना। तो देखिए, इसलिए आपको मिल रहा है और इसलिए मिल रहा है तो यह वाक्य क्या हो गया? यह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। तो फिर वही देखिए, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। तब देखिए, मैंने जो आपसे बोला था, एक बार मैं फिर से बोल दूं, और एवं तथा, पर परंतु किंतु, अतः इसलिए, या वरना। तो देखिए, परंतु शब्द आया है तो परंतु भी किसको इंडिकेट करेगा? यह करेगा संयुक्त वाक्य को। तो इस वजह मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा है, तो आपको यह सवाल भी आसानी से आ जाना चाहिए। लेकिन जब आप इसको याद कर लेंगे तब, और एवं तथा, पर परंतु किंतु, अतः इसलिए, या वरना, इतने कंजक्शन याद कर लेंगे तो आपके ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। लास्ट प्रश्न है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। तो पहला विकल्प है घबरा जाना, दूसरा विकल्प है परिश्रम करना, तीसरा विकल्प है बहुत परेशान करना और चौथा विकल्प है दुखी होना। तो छाती पर मूंग दलना का जो अर्थ होता है वह होता है बहुत परेशान करना। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में जो 39 प्रश्न थे, उन 39 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप उसे लिख करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।